अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम इनटू द नेक्स्ट वीडियो। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस तक, मतलब हम जो लाइफ प्रोसेस यानी कि हयाती अमल या हयाती अफ़ाल हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है। तो उसके अंदर हम लोग वन बाय वन जा रहे थे। ये हमारा जो है वो नियर अबाउट 4th क्लास है, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है अगला पॉइंट क्रेब्स साइकिल या क्रेब का दौर। ठीक है, अप टू द 10th लेवल जितना होगा उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अवर बोर्ड एग्जाम। ओके, क्योंकि 11th के अंदर ही बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से है, पूरा साइकिल आपको पढ़ना है, कैसे कंप्लीट उसमें कंपाउंड्स होते हैं उन सबको पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको अल्फाज अंग्रेज़ी के ही आएंगे, तो इसलिए आपको जो है वो दिमागी तौर पर जहनी तौर पर जो है वो तैयार रहना है। अंग्रेज़ी के अल्फाज को जो है वो आपको याद रखना है साथ में उर्दू के अल्फाज के साथ, क्योंकि जमात दहम तक या 10वीं जमात तक जो है वो आपको उर्दू आ जाएगा, उर्दू में ही आसान लगेगा। मगर इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको जब भी आएगा साइंस तो इंग्लिश में आएगा, अगर आप 11th 12th में इंग्लिश साइंस लेते हो तो। वरना 11वीं 12वीं के अंदर भी हमारे पास उर्दू अवेलेबल होता है, मगर मेरी एक पर्सनल सजेशन या आपको सलाह ये है कि वो ना लें, क्योंकि काम में नहीं आएगा। फिर आप नीट या जेई जैसे एग्ज़ाम्स देना चाहोगे तो ऐसी कंडीशन में आपको उर्दू जो है वो वहाँ पर काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में एक चीज़ मैंने आपको बताना वहाँ पर मेरे ध्यान में से रह गया था, उस चीज़ को इस वीडियो के अंदर कवर कर लेता हूँ, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक ही बतानी है ना, अभी साथ में दोनों को समझाना है। तो ग्लाइकोलाइसिस को जो है वो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द EMP पाथवे। ठीक है, अब इसे जो है वो EMP पाथवे या EMP रास्ता भी कहा जाता है। पाथवे यानी रास्ता। अब EMP क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 3 साइंसदानों ने दिया था, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पैरेंस। ठीक है, ये उनके जो है वो सेकंड नेम है। तो ये एम्बेडेन का E, मेयरहॉफ का M और पैरेंस का P कुछ इस तरीके से लिया गया है, और ये तीनों मिलाकर बना दिया गया है EMP पाथवे, EMP, क्योंकि इसकी डिस्कवरी इन तीनों साइंसदानों ने की थी और बताया था कि इस तरीके से ये पूरा अमल होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है, शक्कर की पाशीदगी का अमल होता है। तो ये बताने वाले थे ये तीनों साइंसदान, इसीलिए इसको बोला जाता है EMP पाथवे। तो अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे जो है वो पायरुविक एसिड बन जाएगा, है ना, पायरुविक एसिड जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से बन जाएगा, और इस पायरुविक एसिड से जो है वो एसिटिल कोएंजाइम A बन जाएगा, कोएंजाइम A बन जाएगा। ठीक है, यहां तक की कहानी हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो के अंदर। अब हमें डिस्कस करना है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो अभी क्रेब साइकिल क्या होता है और किसने इसको दिया था पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्रेब साइकिल को किसने दिया था? क्रेब साइकिल की जो है वो खोज जिसने की थी, इसकी खोज सर हैंस क्रेब ने 1937 में की थी। ठीक है, सर हैंस क्रेब। अब देखो यहाँ पे मैंने सर क्यों लिखा है, क्योंकि जो बरतानिया है यानी कि द ग्रेट ब्रिटेन, जिसने नियर अबाउट दुनिया के सारे बर्रे आज़मों पे हुकूमत की थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, है ना, सबसे बड़ी हुकूमत थी, तो या सबसे बड़ी सल्तनत थी, तो उस ग्रेट ब्रिटेन यानी कि बरतानिया में सबसे जो बड़ा ओहदा होता है उस कंडीशन में वहाँ पर उसे जो है वो टाइटल दिया जाता है सर, और नाम के आगे लगाया जाता है। किसी भी फील्ड में अगर उसने बहुत बड़ा काम किया हो, जैसे क्रिकेट का मुझे पता है सर इयन बोथम, सर एलिस्टर कुक, ऐसे बहुत सारे क्रिकेट के या अलग अलग फील्ड्स के अंदर जब इंग्लैंड के अंदर कोई बड़ा काम करता है, क्योंकि इंग्लैंड से था, तो उसने जो है वो कबूतर के जो उजलात होते हैं यानी द पीजन मसल सेल्स, तो कबूतर के उजलात के खलियात में से जो है वो इस क्रेब साइकिल की डिस्कवरी की थी। ओके, कबूतर के उजलात के खलियात में से, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसकी डिस्कवरी किस पे की थी इसने? कबूतर के उजलात के खलियात में। ठीक है, इसके अंदर की थी पीजन मसल सेल्स के अंदर इसने जो है वो 1937 में, अगर आपको एक बार डेट फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना अगर मैंने करेक्ट लिखा या नहीं, तो 1937 में आई थिंक इसने अप्रॉक्सीमेटली कुछ इसकी डिस्कवरी की, इसकी खोज की। तो इस इतनी बड़ी खोज के लिए जो है वो फिर क्या हुआ, इस साइंसदान को, इस क्रेब को, क्योंकि कोई मामूली खोज नहीं थी, तो इस साइंसदान को जो है वो 1953 आई थिंक 1953 के अंदर जो है वो इसे नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, अब नोबेल प्राइज सभी को पता होगा, अगर जो लोग जानते हैं नोबेल प्राइज के बारे में,
तो नोबेल प्राइज़ एक बहुत ही बड़ा प्राइज़ होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। हर किस्म के जो है वो फील्ड के अंदर, हर किस्म के शोबे के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, सिवाय रियाजी के। अब ये इसकी वजह मेरे तो पढ़ने में नहीं आई है, फिर भी अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च करें तो शायद आपको मिल जाए। मगर इस पे बहुत सारे अफवाहें वगैरह है कि ऐसा कहा जाता है कि नोबेल की जो वाइफ थी या समझ लीजिए पार्टनर थी, वो जो है मैथमेटिशियन थी, फिर वो पता नहीं दोनों के बीच में लड़ाई हुई वगैरह वगैरह। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो हर फील्ड में मिलता है मैथमेटिक्स के। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई वजह होगी भी, पर मैथ्स तो होता ही ख़तरनाक सब्जेक्ट है। बहुत सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैथ अच्छा नहीं लगता है ना, और हम तो वैसे भी मैथ्स के अपोजिट ही चलते हैं, है ना। अब मैथ्स के ऊपर अगर मुझे जोक्स बनाने तो और बस ज़्यादा बन जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस पर हम जाते नहीं हैं। अभी हम स्ट्रिक्ट रहते हैं, बात करते हैं सिर्फ हमारे टॉपिक के, ठीक है। वो किसी वीडियो के अंदर अलग से जो है वो कभी देख लेंगे। अभी देखें यहाँ पर 1953 के अंदर जो है वो इसे मिल गया नोबेल प्राइज़। अब क्रेब्स साइकिल था क्या? ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो ये आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, यानी तवानिये के मैट्रिक्स के अंदर जो है ये पूरा अमल होने वाला है क्रेब का। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो एक साइक्लिक फॉर्म में, मतलब यहां पर क्या होगा कि ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब साइकिल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको हम OA बोलते हैं, जो कि 5 कार्बन रखता है, ओके, इसके साथ ये एसिटिल कोएंजाइम 4 कार्बन, सॉरी फॉर दैट, 4 कार्बन, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिलता है, और मिलने के बाद जो है वो यहां पर बनाता है साइट्रिक एसिड, है ना, साइट्रिक तेजाब बनाता है जो कि 6 कार्बन वाला। और फिर बहुत सारे कंपाउंड बनने के बाद फिर से ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाएगा। 10th में वो है नहीं इसलिए बता नहीं रहा हूँ। सी सैकानाइटिक एसिड है, आइसोसाइट्रिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए फिर इसमें ऐड होगा, फिर सक्सिनिक एसिड बनेगा, बहुत सारे ऐसे मैलिक एसिड वो बनने के बाद वापस फिर से ये बन जाएगा। यहाँ पर भी सारे प्रोसेस होंगे। और यहाँ पर याद रखना कि इसके अंदर जो है ना 3 यहाँ पर ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यानी एक साइट्रिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में आइसोसाइट्रिक एसिड, और सीस एकैनोटिक एसिड, ऐसे ये 3 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ये बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले 3 मुरक्कबात हमें मिल रहे हैं, कितने? 3 मुरक्कबात, ठीक है। तो इसी वजह से इस साइकिल को, इसी वजह से इस क्रेब साइकिल को जो है वो एक और नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल ये भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मुरक्कबात मिल रहे हैं, तो इसी वजह से इसको जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा, मतलब इतना ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए आया था ये माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में आता है, एसिटिल कोएंजाइम में, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है उससे मिलकर 6 कार्बन वाला एक मुरक्कब बनाता है और ये सारा अमल होता है। तो इसी को जो है, वैसे तो आपके 10th के बुक में अगर ये होगा इतना डिटेल में तो अच्छी बात है, थोड़ा सा और आगे हो गया तो आपको कुछ दूसरे एग्जाम्स के लिए काम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, किसने दिया था, कब दिया था, थोड़ा बहुत इसका रिप्रेजेंटेशन, और इसी तरीके के आपको नोट्स बनाने, ठीक है। आगे आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, ठीक है। द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या सिस्टम भी बोलते हैं, जैसे ETC या ETS भी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली, इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की जो मुंतकिली होती है वो कैसे होगी यहाँ पर, वो हमें डिस्कस करना है। देखो ये होता कहाँ पर है, वैसे तो इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोला जाएगा आपको 11th के अंदर, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने उसको देखा होगा तो
और जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, अगर किसी के पास ये वीडियो आया है तो पहले आने वाले जितने भी क्लास थे उनको पहले देखें, फिर इसको देखें, 1 बाय 1 देखें और साथ में नोट्स बनाएं। जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ, जो लिख रहा हूँ उसको नोट्स बनाएं, अच्छे से कलरफुल नोट्स बनाएं, जिससे कि आप एग्जाम के वक्त अगर आप कुछ पढ़ना चाहो तो डायरेक्टली आप नोट्स पढ़कर जो है वो एग्जाम को जा सकते हो। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो कर लेने से काम नहीं चलेगा कि आपने सुन लिया, देख लिया, सफिशिएंट नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। वीडियो किया, नोट्स बनाए, उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक से देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली कैसी होती है, यहाँ पर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और वो धीरे धीरे जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल करते हैं। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर देखो, इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन, आप जब इसमें जाओगे ना तो आप पढ़ोगे टर्मिनल ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और H2O का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसमें दो होते हैं, नंबर 1 होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और नंबर 2 होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब इस यहां पर दो चीजें होने वाली। नंबर 1, एक तो जो है वो H2O मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि पानी का साल्मा बनेगा। ओके, और नंबर 2 जो है वो यहां पर ATP का साल्मा बनेगा, यानी कि ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। दो चीजें यहां पर होगी, तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। मतलब यहां से क्या होगा, एंड में जो है वो यहां इस अमल में क्या होगा, देखो इस अमल में पानी का साल्मा तैयार होगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन को आखिर में ऑक्सीजन हासिल करेगा। देखो, मतलब कि जो फाइनल एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन, मतलब और उससे जो है वो एंड में जो है वो बना देगा यहां पर। देखो, और ये अमल होता कहां है, इट टेक्स प्लेस। अब क्योंकि ये 11th के लेवल का नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं इसमें साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और कैसे इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 ट्रांसफर होता है, बहुत बड़ा चार्ट है उसका, क्योंकि हम 11th-12th का पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं आपको। अभी देखें यहां पर, इट टेक्स प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब तवानिये के अंदरूनी तह के अंदर होगा, जो तवानिया होता है उसके अंदरूनी तह के अंदर होगा, जहां पर F1 पार्टिकल्स होते हैं। देखो, अब यहां पर काम कैसे होगा, देखिए यहां पर इसको हम समझते हैं। समझ लीजिए ये F1 पार्टिकल है, सभी को उसका स्ट्रक्चर वैसे भी पता है। ओके, ये इसका बेस होता है, ये इसका स्टॉक होता है और ये जो है वो इसका हेड होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, देखो कि ये जो ATP है, मतलब यहां से जो है वो IP और यहां से जो है वो ADP, ये दोनों यहां पर आएंगे और इन दोनों को एक करके ये बना देगा ATP। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहां पर एक एंजाइम होता है एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज द एंजाइम ATPase। इस एंजाइम को हम बोलते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ज्यादातर अल्फाज मैंने आपको पहले ही बताया, इस क्लास में इंग्लिश में ही रहेंगे, क्योंकि उर्दू के अंदर आप इन्हें ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो अंग्रेजी में ही पढ़नी है, तो इसको आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी में हाथ आपका अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पर बन जाएगा ये ATP। ठीक है, ये बन चुका है ATP, जिससे हमें मिलेगी एनर्जी, तो ये ATP का साल्मा कैसे होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह हम जो है वो आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये F1 पार्टिकल्स जो होते हैं, दीज आर दी F1 पार्टिकल्स, यानी F1 जर्रात जिसे आप कहोगे, तो इनको जो है वो इनका दूसरा नाम जो है वो ATP पार्टिकल्स भी है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी ATP पार्टिकल्स। वाई? बिकॉज, क्यों इसे ऐसा कहा जाता है, बिकॉज ATP आर सिंथेसाइज्ड
एटीपी जो है वो इसके अंदर बन रहे हैं, एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, क्योंकि एंजाइम एटीपेज यहाँ पर। तो इसमें क्या है, एंजाइम एटीपेज है जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर एटीपी बन रहा है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। तवानियाँ इसीलिए इसे कहते हैं, है ना, खलिए की तवानाई का घर लास्ट इसमें बताया था मैंने आपको। तो इसी वजह से इसको एटीपी पार्टिकल्स भी बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ एटीपी बन रहा है। और इस तरीके से पूरा अमल तनफ़ुस हो रहा है। पहले शक्कर की पाचीदगी ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर क्रेब्स साइकिल हुआ, फिर आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा और एंड में इस तरीके से एटीपी बनेगा। तो ये पूरा अमल है अमल तनफ़ुस का, जिसको आप पूरे डिटेल में एक एज ए चैप्टर पढ़ोगे 11th के एनसीईआरटी एज वेल एज स्टेट बोर्ड में, दोनों में भी सेम है नियर अबाउट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजियोलॉजी का पार्ट है, इसलिए आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको पोर्शन समझ में आ गया। अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एटीपी के साल्मे का जो पूरे साख्त होती है वो अनेरोबिक रेस्पिरेशन। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम आएंगे सेल साइकिल की तरफ। तो इन दो पार्ट्स को जो है वो हमें देखना। सेल साइकिल काफ़ी डिटेल में जाएगा, थोड़ा बड़ा जाएगा, उसके वीडियोज़ ज़्यादा बनेंगे। तो प्लेलिस्ट में सारे उर्दू साइंस के प्लेलिस्ट में ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन प्रेस कर दे और फिर इस वीडियो को जिन भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, क्योंकि उर्दू का मवाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि होता नहीं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और इसके आगे का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर तो तब तक दुआ की